जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश आपका अपने चैनल स्पेस ऑफ जीएस में स्वागत करता हूं। हम इतिहास विषय पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो भी मैं वीडियो बनाता हूं या जो भी फैक्ट आपको मैं बताता हूं, अब मैं एक काम करूंगा, ये फैक्ट जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे मैं एक एक कर ब्लैक बोर्ड पर लगातार लिखता रहूँगा। यानी कि जो भी मैं फैक्ट ब्लैक बोर्ड पर वाइट बोर्ड पर लिखूँगा वो फैक्ट आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने जलालुद्दीन खिलजी के विषय में पढ़ा था। जलालुद्दीन खिलजी की 1296 ईस्वी में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हत्या कर दी गई। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। शुरुआती कुछ कठिनाइयाँ थीं, यानी कि जो जलालुद्दीन खिलजी के कुछ पुत्र थे, जिसमें अर्कली खां और कद्र खां थे। कद्र खां को दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया था उसकी माँ ने। तो उन सभी परेशानियों को हटाकर फाइनली 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली की गद्दी पर बैठने के पश्चात सल्तनत का साम्राज्यवादी स्वरूप निखरता है। इससे पहले के जो सभी सुल्तान थे, चाहे वो इल्तुतमिश हो चाहे वो बलबन हो, वो मोटा मोटा उसी क्षेत्र पे शासन कर रहे थे। जो क्षेत्र बलबन का जो सभी पूरा समय था उसके राज्य का, जो उसके शासन का जो पूरा समय था, वो पुराने क्षेत्र में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में ही निकल गया था। इसलिए सल्तनत का जो विस्तार था वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। परंतु अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का बेतहाशा विस्तार करेगा और आगे मोहम्मद बिन तुगलक इसको चरम पर लेके जाएगा। तो आज हम अलाउद्दीन खिलजी के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लें। देखिए, इसके बचपन का नाम अली गुरशाफ्स था। परीक्षा के दृष्टिकोण से हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। इसका जो कार्यकाल था वो 1296 से 1316 तक था, यानी कि 20 वर्ष इसने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी। दरअसल ये सिकंदर या अलेक्जेंडर की जो विश्व विजय थी उससे बड़ा प्रभावित था। इसका सपना था कि ये विश्व को जीते, परंतु अपने मित्र और दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर इसने ये विचार त्याग दिया। अलाउल मुल्क ने कहा कि ये देश काफ़ी बड़ा है, आप यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा धर्म भी चलाना चाहता था। इसने एक बार ऐसा कहा था कि यदि मैं चाहूँ तो एक नए धर्म की शुरुआत कर सकता हूँ और खलीफाओं की भांति यश प्राप्त कर सकता हूँ, परंतु वो विचार भी इसने त्याग दिया। तो ये सिकंदर सानी जो इसे कहा जाता था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के जो शासनकाल था उसे हम कई चरणों में या कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हम राजनीतिक या सैनिक बातों पर ध्यान देंगे। उसके बाद में जो इसने कुछ सुधार किए सल्तनत में उस पर ध्यान देंगे, और सबसे अंत में जो इसके द्वारा कुछ दिल्ली सल्तनत में निर्माण कराए गए हम उस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले सैनिक गतिविधियों की हम ओर चलते हैं। 1296 पर गद्दी पर जब ये बैठा तो इसने अपने राज्य का विस्तार करने का निर्णय लिया। सबसे पहला जो इसका हमला था वो गुजरात पर हुआ, और गुजरात पर उस समय राय कर्ण का शासन था, बघेल वंश का था। मध्यकाल में किसी भी राज्य पर हमला करने के लिए कि कोई विशेष आमंत्रण या विशेष स्थिति या कोई कंडीशन की आवश्यकता तो थी नहीं, परंतु इसे एक मौका मिल गया। राय कर्ण था, इसका जो प्रधानमंत्री था, उसने अपने राजा पर यह आरोप लगाया कि जब वो राजधानी में अनुपस्थित था तो उसकी अनुपस्थिति में राय कर्ण ने उसकी बीवी पर बलात् अधिकार कर लिया है। उसने अलाउद्दीन को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 1298-99 में इसने नुसरत खां और उलुग खां को राजा कर्ण को पराजित करने के लिए भेजा। राजा कर्ण पराजित हुआ। तुर्कों ने गुजरात के उत्तरी हिस्से पर अधिकार कर लिया। इनकी जो बीवी थी राजा कर्ण की, कमला देवी, वो पकड़ी गई और उन्हें पकड़कर अलाउद्दीन के पास लाया गया। तो इस प्रकार 1298-1299 ईस्वी में राजा कर्ण यानी कि जो गुजरात राज्य था उसका पतन हुआ। इसके पश्चात 1301 ईस्वी में रणथंबोर पर
हमला किया गया। यहाँ का शासक जो था हम्मीर देव था, हम्मीर देव चौहान, जिसका कि मैंने उल्लेख अभी जलालुद्दीन खिलजी के समय में किया था। ठीक है। 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर हमला किया गया। बड़ा सुदृढ़ दुर्ग था, जलालुद्दीन खिलजी से जीत नहीं पाया था। यहाँ का जो शासक था हम्मीर देव चौहान प्रत्यक्ष पृथ्वीराज चौहान का वंशज था। 1301 ईस्वी में उलूग खां और नुसरत खां ने एक बड़ी सेना लेकर रणथंभौर पर हमला किया। किले की घेरेबंदी के दौरान नुसरत खां इतना नज़दीक चला गया कि मारा गया। इस अवसर का लाभ उठाकर किले से बाहर निकलकर उलूग खान को पराजित किया। उलूग खान भाग खड़ा हुआ और 12 किलोमीटर दूर जाकर एक दूसरे दुर्ग में शरण ली। जब ये समाचार अलाउद्दीन को पहुंचा तो वो स्वयं एक बड़ी सेना लेकर रणथंभौर की ओर आया और 1301 ईस्वी में अंततः हम्मीर देव चौहान पराजित हुआ। अमीर खुसरो ये बताता है कि इसी समय राजपूतों ने शाका किया और राजपूत स्त्रियों ने जौहर अनुष्ठान किया। अब शाका क्या होता था? देखिए, शाका का मतलब ये होता था कि जब राजपूत ये मान लेते थे कि अब पराजय निश्चित है तो वो सर पे केसरिया पगड़ी बांधकर युद्ध में निकल पड़ते थे और वीरगति को प्राप्त होते थे। हम्मीर देव की जो रानी थी उन्होंने बाकी बची स्त्रियों के साथ में जौहर कर लिया। जौहर का अर्थ होता था कि सभी राजपूत स्त्रियां अग्निकुंड का निर्माण करती थीं और उसी अग्निकुंड में अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए वो कूद जाती थीं। ये जौहर कहलाता था। ऐसा अमीर खुसरो ने रणथंभौर में हुए जौहर का जिक्र किया है और ये बताया है कि राजपूत स्त्रियों ने यहाँ जौहर किया। तो 1301 ईस्वी में हम्मीर देव चौहान की पराजय हुई। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने एक और राज्य जीत लिया। उसके पश्चात 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पे हमला किया गया। चित्तौड़ का जो शासक था वो रतन सिंह था। राणा रतन सिंह। चित्तौड़ का जो शासक था वो राणा रतन सिंह था। ऐसा माना जाता है कि राणा रतन सिंह ने 6 महीने तक बड़ी बहादुरी से मोर्चा लिया और 6 महीने बाद वो पराजित हुआ। हालांकि एक पद्मावत काव्य है जिसे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने 1500 ईस्वी के बाद लिखा है, उसमें कुछ और ही कहानी बताई गई है। हालांकि वो कहानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, पर मूवी में भी आपने देखा होगा। हालांकि जो असल कहानी है वो मूवी से बहुत अलग है, तो मैं बता देता हूँ आपको संक्षिप्त रूप से। हुआ क्या था, जब राणा रतन सिंह चित्तौड़ के शासक थे तो एक तोते ने आके उनसे ये बताया कि जो सिंघल द्वीप की राजकुमारी हैं महारानी पद्मिनी, वो बहुत रूपवती हैं। अनेक बाधाओं को पार करते हुए राणा रतन सिंह सिंघल द्वीप यानी कि आज का श्रीलंका है वहाँ पहुँचे और उनसे शादी करके स्वयंवर रचा के वो उन्हें अपने राज्य मेवाड़ या चित्तौड़ लेके आए। उनके राज पुरोहित की कुदृष्टि उनकी बीवी रानी पद्मिनी पर थी, जिन्हें निष्कासित कर दिया राणा रतन सिंह ने। और इस निष्कासन की अवस्था में वो जो राज पुरोहित थे वो अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुँचे। उन्होंने महारानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान किया और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी उनकी सुंदरता से आसक्त होकर चित्तौड़ पे हमला करने के विषय में सोचने लगा और अंततः 1303 ईस्वी में उसने चित्तौड़ पे हमला कर दिया। चित्तौड़ पर हमला करने के पश्चात तो चित्तौड़ से समर्पण नहीं करवा पाया तो संधि की शर्तें रखी। अलाउद्दीन खुद महल के अंदर गया। महल के अंदर जाने के पश्चात उसने ये मांग की कि वो शीशे में वो महारानी पद्मिनी को देखना चाहता है और राणा रतन सिंह इस बात पे तैयार हो गए कि वो शीशे में एक दर महारानी पद्मिनी को वो दिखाने के लिए तैयार है। जब अलाउद्दीन ने महारानी पद्मिनी को दर्पण के माध्यम से देखा तो वो देखते ही बेहोश हो गया। यानी कि महारानी पद्मिनी का जो सौंदर्य था वो इतना अप्रतिम था कि अलाउद्दीन बेहोश हो गया। जब उसके बाद में उसे होश आया तो राज्य से बाहर गया। उसने रतन सिंह को फिर अपने पास आमंत्रित किया और इसी क्रम में वो रतन सिंह को बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। फिर जैसा कि आपने मूवी में देखा होगा, गौरा बादल जाते हैं, 700 डोलियाँ सज के जाती हैं और इस प्रकार राजा रतन सिंह को वहाँ से मुक्त कराया जाता है। अंत में
जब अलाउद्दीन दोबारा चित्तौड़ पर हमला करता है तो रानी पद्मिनी जौहर कर लेती हैं। तो ये पद्मावत की कथा थी। हालांकि गौरी शंकर ओझा जैसे बहुत सारे विद्वान इस कथा पर विश्वास नहीं करते। तो जो मेन जो एक इतिहासकार हैं वो ये बताते हैं, जो मुख्य इतिहासकार, कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 7 महीने तक वीरता से रक्षा करने के बाद राणा रतन सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। अधीनस्थ शासक के रूप में वो कुछ समय तक शासन किया, परंतु उसके बाद अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का शासक बना दिया चित्तौड़ का, और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया। इस प्रकार 1303 में चित्तौड़ का पतन हुआ। इसके बाद 1305 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया गया। मालवा पर आक्रमण ऐनुल मुल्क मुल्तानी ने किया। मालवा पराजित हुआ। 1308 में सिवाना पर आक्रमण हुआ और 1311 में जालौर पर। दोनों राज्यों की पराजय हुई। जालौर राजस्थान में और सिवाना का जो दुर्ग है वो बाड़मेर जिले में स्थित है। तो इस प्रकार 1311 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग समस्त राजस्थान को जीत लिया। इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण पर आक्रमण करने के लिए आतुर हुआ और इस कार्यभार को उसने सौंपा मलिक काफूर को। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि गुजरात पर 1298 और 99 ईस्वी में जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था, इसके 2 सेनानायक गए थे, नुसरत खान और उलुग खान। वहीं पर एक दास खरीदा गया था जिसका नाम मलिक काफूर रखा गया। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनार में इसे खरीदा गया था। बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम ये याद रखेंगे कि मलिक काफूर को गुजरात विजय के समय खरीदा गया था, खंबात से खरीदा गया था। गुजरात में एक बंदरगाह खंबात है और मलिक काफूर ही आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय को पूर्ण करेगा। 1307 और 1308 ईस्वी में वापस देवगिरी पे आक्रमण किया गया, क्योंकि राजा रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी को जो एक आय भेजते थे वो एलिचपुर की, वो भेजना बंद कर दिया था। तो 1307 1308 में देवगिरी पर आक्रमण किया गया। रामचंद्र देव पराजित हुए और इसके पश्चात रामचंद्र देव दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास गए, यानी कि उन्हें भेजा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव का बड़ा सम्मान किया, उन्हें राय रायन की उपाधि दी, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। इसके पश्चात रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी के विश्वास पात्र बन गए और आगे दक्षिण भारत को जीतने के लिए रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी को सैनिक सहायता दी। तो इस प्रकार 1307 1308 ईस्वी में देवगिरी पर दोबारा खिलजियों का कब्जा हो गया। इसके पश्चात 1309 ईस्वी में तेलंगाना राज्य पर हमला किया गया। यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। प्रताप रुद्र द्वितीय था। प्रताप रुद्र पराजित हुआ और अपनी एक सोने की प्रतिमा के अंदर एक सोने की जंजीर डालकर उसने मलिक काफूर के पास भेजी। इसका प्रतीकात्मक अर्थ था कि उसने समर्पण कर दिया है। इसी समय प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया। देखिए, पहली बार कोहिनूर हीरे का उल्लेख जो इस समय मिलता है। इसके बाद में ये अलग अलग जगहों से पहुंचकर आज ब्रिटिश म्यूजियम में है, ब्रिटिश ताज में है। इसके पश्चात 1310 ईस्वी में द्वार समुद्र राज्य पे हमला किया गया। यहाँ का शासक बीर बल्लाल तृतीय था। जानना
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु तब भी मैं लिख देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा वो मैं आपको बोल कर बता दूंगा। वीर बल्लाल तृतीय था, ये भाई साहब भी पराजित हुए और पराजित होने के बाद में इन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार 1311 ईस्वी में मलिक काफूर पांड्य राज्य पहुंचा। यहाँ पर वीर पांड्य और सुंदर पांड्य नामक दो पांड्य भाइयों के बीच में सिंहासन को लेकर पहले से युद्ध चल रहा था। अब ये दोनों भाई युद्ध करने में इतने व्यस्त थे कि इन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि कोई आक्रमणकारी भी आया है। हालांकि कुछ जगह ये मिलता है कि सुंदर पांड्य ने अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगी थी अपने भाई वीर पांड्य के खिलाफ। मलिक काफूर इनमें से किसी से भी युद्ध नहीं कर पाया, परंतु जो इनकी राजधानी थी माबर, मदुरा, उसे भयंकर तरीके से लूटा गया और इस प्रकार ये इन दोनों से बातचीत किए बिना ही वापस लौट गया। बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसा कौन सा राज्य था जिसने कि अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी आक्रमण के पश्चात भी? वो राज्य था पांड्य राज्य। तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रखेंगे। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने समस्त भारत पर अधिकार कर लिया। ऐसा माना जाता है कि बंगाल, उड़ीसा, आज का बिहार और उत्तर पूर्व कश्मीर, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र इसके राज्य से अलग थे। सिंधु नदी इसके राज्य की सीमा थी। तो एक बड़ा विस्तृत मैप इसने तैयार किया। देखिए, इसकी तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है विजयों के सापेक्ष। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। इसी प्रकार अलाउद्दीन ने भी उत्तर और दक्षिण भारत के राजाओं को पराजित किया। उत्तर भारत पर समुद्रगुप्त की तरह ही इसने प्रत्यक्ष नियंत्रण रखा, परंतु दक्षिणी राज्यों को केवल करद राज्य बनाया, उनसे उपहार लिए, उन पे सीधे नियंत्रण स्थापित नहीं किया। तो इस नीति में इसकी तुलना स्टेनले लेलपुल ने समुद्रगुप्त से की है। उत्तर भारत इसके सीधे नियंत्रण में था और दक्षिण भारत इसके करद राज्य थे। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। तो मंगोलों के आक्रमण विशेष रूप से कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु महत्वपूर्ण तथ्य ये है सल्तनत काल में किस सुल्तान के समय मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। तो सबसे अधिक आक्रमण जो मंगोलों के हुए वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चाहे टैट हो, सी टैट हो, जो भी एग्ज़ाम है जिसमें कि जीएस पूछा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। पहला आक्रमण जो किया गया था वो मध्य एशिया का जो मंगोल शासक था दावा खां, उसके जो एक सेनापति था कादिर खां, उसके द्वारा किया गया था। कादिर खां पराजित हुआ। दूसरा आक्रमण साल्दी के द्वारा किया गया था जिसे जफर खान ने पराजित किया। तीसरा आक्रमण जो किया गया था वो कुतलुक ख्वाजा के द्वारा किया गया था जिसे भी अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया। और इसी समय इसका जो प्रमुख सेनानायक था जफर खान, जिससे अलाउद्दीन खिलजी खुद भी ईर्ष्या करता था, वो मारा गया। देखिए जलालुद्दीन खिलजी नहीं, जफर खान। देखिए जफर खान जो था बड़ा वीर एक अमीर या इसका सरदार था। उसके शौर्य से मंगोल बड़े प्रभावित थे, उससे डरते भी थे। जब कुतलुक ख्वाजा ने तीसरा आक्रमण किया तो उसने आगे बढ़कर मंगोलों का संहार किया, परंतु जब वो वापस आ रहा था तो मंगोलों के घेरे में आ गया और अलाउद्दीन तो उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। तो उसने उसकी सुरक्षा का कोई प्रबंध ही नहीं किया और इस प्रकार उस घेरे में फंसकर वीरतापूर्वक लड़ने के पश्चात जफर खां की मृत्यु हो गई। जफर खां के शौर्य से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि उसी दिन वापस लौट गए। आगे 3 आक्रमण और हुए। अगला जो आक्रमण होगा वो तारगी के नेतृत्व में होगा। देखिए जिस समय तारगी ने आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी उस समय युद्ध करने के लिए
तैयार नहीं था, क्योंकि तभी चित्तौड़ की घेराबंदी से वापस आया था। तारगी ने दिल्ली का घेरा डाल लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक नई राजधानी बनाई थी सीरी, उसका घेरा डाल लिया। परंतु तारगी 2 महीने का घेरा डालने के पश्चात किले को बिना जीते ही वापस लौट गया। ये मंगोलों का सबसे खतरनाक हमला था, जब सुल्तान खुद उनके घेरे में आ गया। इसके बाद 2 हमले और हुए, परंतु उन हमलों का ज़्यादा महत्व नहीं है। सबसे ज़्यादा जो आपके लिए MCQ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मंगोलों के सर्वाधिक हमले जो हुए वो किस सुल्तान के समय हुए, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। ठीक है, तो ये एक राजनीतिक पार्ट इसका पूरा हो जाता है। इसके बाद हम इसके जो सुधार हैं वो उनके विषय में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने अलाउद्दीन की सैनिक विजयों के विषय में पढ़ा, और उसने लगभग पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे तो नहीं कह सकते, पर एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब अलाउद्दीन के कुछ सुधारों के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सैनिक सुधारों के बारे में। सैनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने एक केंद्रीय सेना रखी। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। और अलाउद्दीन खिलजी पहला एक ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी सेना को नगद वेतन दिया। तो नगद वेतन देने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, उसने सैनिकों का हुलिया रखने, हुलिया और घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे वेरी इंपॉर्टेंट बोलूँगा। देखिए, हुलिया रखने का मतलब होता था, जो भी सैनिक सेना में भर्ती होता था उसका एक मोटा एक हुलिया रखा जाता था, ताकि वॉर के समय या युद्ध के समय में कोई दूसरा व्यक्ति उसकी जगह ना आ जाए। और दूसरी जो इसने एक प्रथा शुरू की, वो घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। सैनिक भी बड़े चालाक होते थे। जब युद्ध के लिए या जब युद्ध से पहले वो अपना घोड़ा सेना में रखने के लिए लेकर आते थे, तो अच्छी नस्ल का, अरबी नस्ल का घोड़ा लेकर आते थे, किसी से मांग लाते थे। परंतु युद्ध के समय में वो किसी दूसरे घोड़े को ले आते थे, तो इससे जो सेना थी उसमें कमजोरी हो जाती थी। तो इसलिए अलाउद्दीन ने ये सोचा कि घोड़ों को यदि दागने की प्रथा शुरू होगी तो एक जो भ्रष्टाचार है वो कम हो जाएगा। हुलिया और दाग प्रथा किस सुल्तान के समय शुरू हुई थी? तो आपका उत्तर होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो ये बड़े तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। ये सैन्य सुधार से संबंधित कुछ पॉइंट थे। अब हम बात करेंगे आर्थिक सुधारों। बाजार व्यवस्था। तो बाजार व्यवस्था किस शासक के साथ में जुड़ी है? बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बाजार व्यवस्था किस शासक के साथ में जुड़ी है? अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। अब बाजार व्यवस्था क्या होती थी? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू हुआ। इसके साथ में उत्तर पश्चिम से मंगोलों के हमले भी लगातार बढ़ गए। तो अलाउद्दीन खिलजी को ये महसूस हुआ कि एक बड़ी सेना के अभाव में वो ना तो अपने राज्य की सुरक्षा कर पाएगा और ना ही साम्राज्य विस्तार कर पाएगा। बड़ी सेना रखने के लिए धन की आवश्यकता थी, क्योंकि सरकार के पास या राज्य के पास उतना धन उपस्थित नहीं था। तो उसने एक नई व्यवस्था लाई जो कि अपने आप में अनोखी थी। उसने बाजार व्यवस्था शुरू कर दी। इसका अर्थ था कि सैनिकों को तो वो ज़्यादा वेतन दे नहीं पाएगा, परंतु जो वस्तुओं के दाम हैं उसे कम कर देगा। इसका अर्थ ये था कि सैनिक कम वेतन में भी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर पाएंगे। तो उसने क्या काम किया? गेहूं, चावल, कपड़ा, घोड़े, प्रत्येक प्रकार की वस्तु और खाने पीने की वस्तुओं के लिए एक निश्चित मूल्य स्थापित कर दिया। आप उस मूल्य से ज़्यादा कोई ना सामान बेच सकते हैं। तो ये इसके लिए उसने एक नया एक विभाग बनाया जिसे दीवाने रियासत कहा जाता था। देखिए, ये जो दीवाने रियासत था ये बाजार व्यवस्था को लागू करने का सर्वोच्च विभाग था, और एक दीवान जो होता था वो इसकी देखभाल करता था। इसके अतिरिक्त एक दूसरा पद इसमें होता था शहनाए मंडी। ये बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी होता था।
दूसरे होते थे बरीद, और इसी में एक होते थे मुनहियान, गुप्तचर। देखिए, बाजार व्यवस्था को लागू करवाने के लिए उसने दीवाने रियासत नामक एक पद सृजित किया। इस पे एक व्यक्ति की नियुक्ति की। इसके नीचे एक पद शहनाई मंडी होता था। ये शहनाई मंडी जो होता था, ये बाजार का मालिक होता था, प्रमुख होता था। सभी व्यापारियों को शहनाई मंडी के पास में अपना पंजीकरण करवाना पड़ता था। ठीक है, तो ये एक तरीके से बाजार का सर्वोच्च अधिकारी हो गया। तो दीवाने रियासत विभाग किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी से। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लगभग सारे एग्जामों में पूछा जाता है, यहाँ तक कि पीसीएस में भी बहुत बार पूछा गया है। इसके अतिरिक्त बाजार व्यवस्था को पूर्ण रूप देने के लिए या इसे एकदम से मजबूत करने के लिए बरीद यानी कि गुप्तचर रखे जाते थे। बरीद जो होता था वो गुप्तचरों का प्रधान होता था। बरीद बाजार पे ये नज़र रखते थे कि कोई भी व्यक्ति तय शुल्क से ज़्यादा ना ले, यानी कि जो एक दाम एक निश्चित किए गए हैं, कोई भी व्यापारी अगर उस तय दाम से ज़्यादा दाम लेता था तो उसे दंड दिया जाता था। इस काम के लिए बरीद और ये जो छोटे स्तर पे मुनिहान जिन्हें गुप्तचर बोला जाता था, ये बड़ा बेहतर कार्य करते थे। तो इस प्रकार तो ये आर्थिक सुधार। देखिए, अलाउद्दीन ने जो कर था वो भूमि जो उपज थी उसका कितना क्लेम किया? 50%। मतलब ये था कि टोटल उपज का 50% आपको कर के रूप में देना होगा। उसने एक नई व्यवस्था भी चालू की। वो पहला दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराई। क्या कराई? पैमाइश कराई। और इसी पैमाइश के आधार पे उसने कर लिया। इसी आधार पर तो भूमि की पैमाइश कराने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस 50% कर के अलावा चरी और घरी कर भी लिए जाते थे, पशुओं की चराई का। कुल मिलाकर जो कर की दर थी वो बहुत ऊंची हो गई। जाहिर सी बात है कि जो कृषकों की जो अवस्था थी, जो स्थिति थी, उसमें दयनीय उनकी जो है स्थिति हो गई। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने खूतों और मुकद्दमों के अधिकार समाप्त कर दिए। ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सवाल आएगा कि खूतों और मुकद्दमों और चौधरियों के, चौधरी भी एक शब्द था, अभी मैं समझाऊंगा क्या होते थे ये। अधिकार समाप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, जो खूत, चौधरी और मुकद्दम होते थे, ये वंशानुगत रूप से गांव के मुखिया होते थे। ये राजस्व वसूलने का कार्य करते थे और वो राजस्व वसूलने के बाद में बड़ा हिस्सा सरकार को दे देते थे और सेवा देने के लिए कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या काम किया? उसने इनके जो अधिकार थे वो समाप्त कर दिए और राज्य की ओर से एक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसे आमिल कहा जाता था। कई बार देखा गया था जो ये खूत और मुकद्दम और ये चौधरी होते थे, ये अपना कर भी दूसरे किसानों के ऊपर डाल देते थे। कहने का मतलब था कि वसूल करके देते थे, अपना कर भी दूसरों के ऊपर ही डाल देते थे। दोनों तरफ से ये जो है भ्रष्टाचार करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें समाप्त करने का प्रयास किया और अंततः इन्हें समाप्त कर दिया। इनके साथ में जो बड़े जमींदार थे उन पर भी बहुत हद तक अलाउद्दीन खिलजी ने लगाम लगाई। जो वंशानुगत रूप से हिंदू जो राजा थे, जो जमींदार थे, वो अब भी दोआब के क्षेत्र में उपस्थित थे और वही जो है कृषकों से कर लेकर या जो राजस्व है वो लेकर सुल्तान को पहुंचाते थे, परंतु इसने इनका भी दमन किया। ठीक है, खूतों, मुकद्दम, चौधरियों का दमन करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा, इसने खालिसा भूमि का विस्तार किया।
खालिसा भूमि का अर्थ होता था जो भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण में आती थी वो खालिसा भूमि कहलाती थी। देखिए होता क्या था कि कुछ भूमि तो राज्य सीधे अपने नियंत्रण में रखता था और कुछ भूमि विभिन्न अमीरों के नियंत्रण में होती थी जहाँ से वो राजस्व प्राप्त करते थे और सरकार को भेज देते थे। कुछ भूमि अधीनस्थ राजाओं के पास होती थी जहाँ से राजस्व प्राप्त किया जाता था। तो इस प्रकार कई प्रकार की भूमि होती थी। खालिसा भूमि का अर्थ होता था जो भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण में होती थी। इसने खालिसा भूमि का बड़े हद तक विस्तार किया। इसने मेरठ से लेके इलाहाबाद तक की जो भूमि थी वो खालिसा के अंतर्गत लाई। इस प्रकार खालिसा भूमि का विस्तार करने वाला, सबसे अधिक विस्तार करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। इसने एक दूसरे विभाग की भी स्थापना की थी। एक विभाग मैंने अभी आपको दीवाने रियासत बताया था, इसके साथ में एक और विभाग था, उस विभाग का नाम था दीवाने मुस्तखराज। अब दीवाने मुस्तखराज बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की थी खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, सॉरी। अब ये किस लिए की थी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो बिचौलिए थे, जो कर वसूल करके देते थे, वो एक भ्रष्टाचार के रूप में जो राजस्व था उसका हिस्सा अपने पास रख लेते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे व्यक्तियों से जो उन पर राजस्व बकाया था वो वसूल करने के लिए, यानी कि कर राजस्व वसूल करने के लिए एक विभाग की स्थापना की, उसका नाम था दीवाने मुस्तखराज। और कर राजस्व की वसूली के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। तो ये इसी प्रकार कर राजस्व की जो वसूली की जाती थी वो अलाउद्दीन खिलजी कर राजस्व की जो वसूली के लिए एक विभाग बनाया, उसका नाम था दीवाने मुस्तखराज। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, देखिए परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी। बहुत सारे सुधार इसने ऐसे किए जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से और उस समय के दृष्टिकोण से नवीन थे, इसलिए परीक्षा में अलाउद्दीन खिलजी से सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण कार्य थे। अब स्थापत्य के क्षेत्र में, यानी कि जो आर्किटेक्चर बनवाया, उसमें इसने क्या किया के क्षेत्र में योगदान, इसने सीरी, दिल्ली में सीरी एक नई राजधानी बनाई, सीरी नामक नई राजधानी का निर्माण। ठीक है, सीरी नामक नई राजधानी किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण, अलाई दरवाजा का निर्माण कुतुब मीनार के पास में किया गया था। तो ये अलाई दरवाजा जो है उसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे स्थापत्य के क्षेत्र में जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का जो एक टॉपिक था वो पूरा होता है। और इसी के साथ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, MCQ थे, वो मैंने आपको बता दिए। ये जितने भी प्रश्न मैंने इस आधे घंटे में आपको बताए हैं, आप याद रखें, आने वाले प्रश्न हैं और एग्ज़ाम में 100% आएंगे। इसमें से ही कोई सवाल पूछे जाने की संभावना रहेगी। आगे जब सल्तनत काल ख़त्म हो जाएगा तो मैं टॉप 50 एक MCQ आपको बताऊंगा पूरे सल्तनत काल से, विभिन्न सुल्तानों से मिला के। अब इसमें टॉप 50 हो या 50 से ज़्यादा भी हो, 55 हो, 60 हो, जो कि PCS तक में पूछे गए MCQ हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण MCQ हैं, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार यहाँ आज हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। मुबारक शाह खिलजी के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम अगले वीडियो में तुगलक वंश को भी समाप्त कर देंगे। जितनी जल्दी हो सकेगा हम अपना सिलेबस आगे लेके चलेंगे और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो मैं लेक्चर के बीच में आपको बताता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।